हेलो। नम मैं नमस्कार। मेरे साथ एक बहुत ही अहम गेस्ट हैं, लखन मेहरोत्रा साहब। लखन मेहरोत्रा साहब, मैंने जब पहली बार इनसे सफर किया और इनकी किताब पढ़ी, तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की विदेश नीति आजादी से बाद से अभी तक समझना हो तो उसकी वो पहली बुक होनी चाहिए। स्टोर ऑफ नॉलेज, चाहे वो रूस की वो हो, चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे श्रीलंका हो। मुझे एक व्यक्ति जिसको इन सारे उसका जैसे बैक ऑफ द हैंड जिसको बोलते हैं कि नॉलेज है। मेहरोत्रा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा मेरा ये पूछना है भाई साहब कि बांग्लादेश में जो हुआ, शेख हसीना यहाँ आ गई हैं। मैं थोड़ा बैकग्राउंड दर्शकों को बता दूं कि 2024 का इलेक्शन होता है। जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है बीएनपी खालिदा जिया की, वो उसको बायकॉट करती है। इलेक्शन कमीशन उसको कहता है 28% वोट हुए, बाद में कहता है 40% वोट हुए। और इन सबके बीच ये होता है। और मैं एक पहली टिप्पणी आपको समझाने के लिए, लखन भाई साहब, ये क्या हुआ वो, और कुछ लोग इसमें कह रहे हैं कि काफी समानता है बांग्लादेश की हालात और भारत के हालात हालात में। तो आपसे पहला, वो क्या कुछ समानता है कि वो उनके हालात दूसरे हैं, हमारे दूसरे? लखन भाई साहब, देखिए, उनके हालात और हमारे हालात में कोई मुकाबला नहीं है। मतलब उनके यहाँ तो इतनी वायलेंस है, and it is a violent revolution there. There is no revolution here, and there is no violence here. Therefore, I do not agree with the thought that what is happening there is also happening in India. What may happen in the future, I cannot tell. But right now, more or less, India's policy is gathering more and more stability. The opposition is more active, it is more united. Opposition अभी बांग्लादेश के ऊपर जब प्राइम मिनिस्टर को बात करनी थी, और तो उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग की है, और सर्वदलीय मीटिंग में उनको अपोजिशन का पूरा सामर्थ्य मिला है और पूरा सहयोग मिला है। तो ऐसी हालत में ये ज़रूर है कि हमारे यहाँ मणिपुर जैसी जगह में अभी परेशानियां हैं। अभी हमारे यहाँ JNK में बीच बीच में परेशानी हो जाती है, लेकिन सारी हालात हिंदुस्तान के आप देखिए और बांग्लादेश के देखिए, जहाँ बिल्कुल अग्नि की विभीषिका चल रही है। तो कहाँ भारत जी में ऐसा कुछ हो रहा है? लेकिन आगे क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि हमारी सरकार जो है वो आज की सरकार मेजॉरिटी की सरकार नहीं है, और वो उसके ऊपर स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी मेरे ख्याल से हर वक्त लटकी रहेगी। तो इसलिए आगे की हालात का तो मैं अंदाज अभी नहीं कर सकता हूँ, ना उस पर कुछ कहना चाहूँगा, इंटरनल मैटर है। लेकिन बांग्लादेश के अभी के हालात से आज की भारत की हालात की तुलना करना, मैं तो समझता हूँ ये ठीक तर्क संगत नहीं है। ठीक है। मैं शायद पॉलिटिकल हालात से ज्यादा वहां की आर्थिक व्यवस्था की बात कर रहा था। वहां 17 करोड़ की पॉपुलेशन है, 3 करोड़ बेरोजगार हैं। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये उनकी कुछ मूलभूत समस्याएं हैं। तो हालात नहीं, मैं समस्याएं क्या कॉमन है हमारी? कुछ आपको लगता है कि हमारी उनकी समस्याएं कॉमन है? हाँ, समस्याएं तो हमारी बहुत देशों से कॉमन है, बांग्लादेश से ही नहीं है। और जो 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 UNDP के विकास के संकेत हैं उसमें हम काफ़ी पीछे हैं। काफ़ी हमारे पड़ोसी देश भी हमसे थोड़े आगे हैं पर कैपिटा इनकम में। और बांग्लादेश ने अच्छी उन्नति की है, और शेख हसीना के ज़माने में और उनकी जो आर्थिक विकास हुआ है वो काफ़ी अच्छा हुआ है। और उनके यहाँ पर कैपिटा इनकम उनकी हमसे ज़्यादा है, और जबकि आबादी उनकी कम नहीं है। मतलब पर स्क्वायर मीटर उनकी आबादी हमसे कोई बहुत भिन्न नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि आर्थिक दृष्टि से तो ज़रूर बांग्लादेश पहले अच्छा रहा है, लेकिन आज की तारीख में जो कुछ हो रहा है उसका असर वहाँ की आर्थिक व्यवस्था पे भी ज़रूर पड़ने वाला है। वो जी एकदम से इतनी स्टेबल नहीं रहेगी। जी। काफी मैं काफी
काफ़ी संस्थाओं की हानि हो रही है और उस जी अवस्था में आर्थिक व्यवस्था पे ज़रूर असर आएगा, आँच आएगी। जी। मैं एक चीज और जरा समझना चाह रहा था कि हमारे यहाँ कुछ, अब हमारे यहाँ अपने अलग अलग ग्रुप्स हैं। मुझे ऐसा लगता है ये उनका इंटरनल मैटर है। वो अरे शेख हसीना रहे हैं, बेगम खालिदा जिया रहे हैं, क्या रहे, इससे हमें क्या लेना देना? कि हमें लेना देना है कि इससे भी फर्क हमें इन्वॉल्व होना चाहिए कि ये उनका इंटरनल है, वो अपने आप सॉर्ट आउट करें। नहीं, देखिए मौलिक रूप से, मैं कह रहा हूँ मौलिक रूप से भारत की विदेश सेवा का एक केंद्रीय मूल्यांकन रहा है और वो है गुट निरपेक्षता। और उस गुट निरपेक्षता में सबसे पहली है नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ अदर कंट्री। ओके। तो हम आज भी नॉन अलाइंड हैं और आज भी हम दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते जब तक कि वहाँ एक ऐसी स्थिति नहीं पैदा हो जाती जो कि हमारे लिए सुरक्षा की ज़बरदस्त समस्या बन जाती है या हमारे लिए इकोनॉमिक समस्या बन जाती है। जैसे 1971 से पहले बांग्लादेश, जिसको हम आज बांग्लादेश कहते हैं, जो ईस्ट बंगाल था, उसकी स्थिति ये थी कि कितने लाखों की 9 मिलियन रेफ्यूजीज हमारे यहाँ आ गए, एपिडेमिक्स हमारे यहाँ हो गई और वो लोग इतनी सेना ले आए थे बांग्लादेश में कि हिंदुस्तान को बहुत ही खतरा ज़्यादा पैदा हो गया था। एक तरफ चीन से रिश्ता ठीक नहीं है, दूसरी तरफ बांग्लादेश में ये हालात हैं, तीसरी तरफ हमारी आर्मी पाकिस्तान के मुकाबले पे पश्चिम में लगी हुई है। तो वो ज़माना ऐसा था कि जिसमें हमें हस्तक्षेप करना पड़ा और वो भी जब हमने देखा कि वो एक आंतरिक मूवमेंट वहाँ इतना ज़बरदस्त हो गया है और शेख मुजीब was the real ruler of the place, but he had been in exile in England, and he was in majority. He got the majority in the Pakistani parliament, but they did not give him the seat of the prime minister. हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 1971 से पहले की जो जो सूरत थी उसमें तो हमको इंटरवीन करना पड़ा और हमने दुनिया भर से, आपको याद होगा मैंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है कि मिसेज इंदिरा गांधी ने खुद दुनिया के बड़े बड़े सारे लीडर्स को आगाह किया कि भाई पाकिस्तान से कहो कि ज़रा संभाल करके रखे, बांग्लादेश से हमें कोई हम वहाँ का मूवमेंट है, पाकिस्तान उसे संभाले, लेकिन ये जो जेनोसाइड वहाँ हो रहा है वो तो रुके। और उसकी वजह से, उस जेनोसाइड की वजह से जो हमारे ऊपर असर हो रहा है वो हम कब तक भुगत पाएंगे। तो जब उन्होंने ये कहा और किसी के भी कान खुले नहीं, तो हमने आखिर में 15 दिन के लिए अपनी सेना वहाँ भेजी, 3rd December to 16th December, you see, and they had to surrender. We had 95,000 refugees, Pakistani soldiers in our custody. तो वो जी हालात अलग हैं और जी उसमें आज की हालात में एक तो हमारे इंटरवेंशन का मौका अभी मेरे ध्यान से नहीं है। दूसरे ये है कि हम वहाँ की सरकार के साथ काम करेंगे, जो भी सरकार वो लगाएंगे। तीसरे ये है कि अगर खालिदा जिया वहाँ से आ गई हैं और वहाँ उनकी जगह पर मान लीजिएगा कि अभी तो उन्होंने इंटरिम सरकार बताई है, जिन्होंने कि मोहम्मद यूसुफ साहब ने अभी अनाउंस किया है कि हम इलेक्शन बहुत जल्दी करेंगे और इलेक्शन के बाद मान लीजिए वहाँ खालिदा जिया आ जाती हैं, तो हमने तो पहले भी खालिदा जिया से व्यवहार की हमारा था, नॉर्मल व्यवहार था, बायलैटरल रिलेशंस थे, स्टेट टू स्टेट रिलेशंस थे, इंटरनेशनल स्फीयर में हम एक दूसरे से साथ काम करते थे। तो हम उनकी जो इंटरनल सिचुएशन इस वक्त है वो हमको दो परेशानियां कर रही है। एक तो ये कि चूंकि पाकिस्तान और एंटी इंडियन एलिमेंट्स बहुत जोर पकड़ रहे हैं वहाँ, तो हमें ये डर है कि हमारी सुरक्षा को दोबारा डर ना हो जाए। इसीलिए कल आपने सुना होगा कि भारत की सरकार ने काफ़ी फोर्सेज अपने तैनात कर दिए हैं बॉर्डर के ऊपर
और बीएसएफ वगैरह सबको अलर्ट कर दिया है, और हम वो हम ऐसा करते रहेंगे। अंदर उनके यहाँ कदम रखने का अभी मौका नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सबसे ज़्यादा चिंता जो वो माइनॉरिटीज़ को वहाँ ऑप्रेस कर रहे हैं, और हमें डर है कि जेनोसाइड दोबारा ना हो जाए। कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं रहती हैं, कुछ चीज़ें गवर्नमेंट प्रमोट करती है। पिछली बार मुझे याद आ रहा है आनंद साहब कि पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च किया था। जी जी। उस ऑपरेशन सर्च लाइट में जो भी पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द या तो बोल चुका हो या बोल रहा हो या उनको लगे कि बोलने वाला है, उसको खत्म कर दिया। कितने लोगों की हत्या हुई, यूनाइटेड नेशंस ने भी ये तय किया कि ये जेनोसाइड है। और हम ये नहीं चाहते कि हमारे जो हिंदू समाज वहाँ है या और भी दूसरी कोई भी माइनॉरिटीज़ हैं, तो हम जैसे अपने यहाँ माइनॉरिटीज़ को रेस्पेक्ट करते हैं, वैसे ही हम चाहते हैं कि वहाँ वो माइनॉरिटीज़ को रेस्पेक्ट करें। और जब कभी भी, इसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि शेख हसीना को एक बात की याद देता हूँ, जब वहाँ किसी ने हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ कुछ करने की कोशिश की, शेख हसीना ने उसको रोक दिया, इसलिए हम उनके आभारी हैं। लेकिन शेख हसीना ने जो कुछ भी किया है आखिरी फेज में, जिसकी वजह से वो बाहर आ गई और भारत में आ गई, वो ये नहीं है कि हम उसका हर रूप से समर्थन करते हैं, वो दूसरी बात है बिल्कुल। हाँ, लेकिन अगर आपका प्रश्न ये है कि हम वहाँ की नई सरकार जो भी बनेगी, इलेक्शन के बाद बनेगी, उसके साथ में हमारा व्यवहार क्या होगा, तो हमारा व्यवहार वही होगा जो दो मित्र देशों के साथ होता है, वो हमारी कोशिश होगी। और अगर हमारी उस मैत्री में कोई खामी आ रही है तो फिर उसका जवाब हम निकालेंगे, फिर उसका उत्तर हम ढूंढेंगे। जी, बस एक चीज और बताइए। देखिए, इस उपमहाद्वीप में जब भी कहीं कुछ होता है तो हमें डर या सस्पिशन होता है चाइना के ऊपर। चाइना ऑलवेज ट्राई टू फिश इनटू ट्रबल वाटर। बांग्लादेश में चाइना का क्या एंगल हो सकता है और चाइना उसको किस तरह से प्रभावित करेगा, अगर वो थोड़ा समझा देते। देखिए, आज की बात नहीं है, 1962 से बाद में चीन के हमले के हमारे ऊपर जो हमला हुआ, उसके बाद में आज की तारीख तक उनकी नीति, उनकी राजनीति, उनकी विदेश नीति का एक अंग ये बिल्कुल दृढ़ अंग है, सुदृढ़ अंग है कि वो भारत को चारों तरफ से घेरना चाहते हैं। ये बात हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए। जहाँ जहाँ उन्हें मौका मिलेगा वहाँ वहाँ वो हमारी स्थिति को कमज़ोर करना चाहेंगे और उसकी जगह वो लेना चाहेंगे। बांग्लादेश शेख हसीना के राज्याधीन में एक ऐसी सरकार के अंतर्गत काम कर रहा था जो अंततोगत्वा भारत के विरोध में नहीं थी, बल्कि भारत के साथ सहयोग कर रही थी। हमारे उनके साथ में ट्रेड रिलेशंस बहुत अच्छे हो गए, हमारे उनके साथ में बॉर्डर, देखिए कितने दिनों से, जब से पाकिस्तान बना उसके बाद से हमारे बॉर्डर डिफिकल्टी ईस्ट बंगाल और हिंदुस्तान में और वेस्ट बंगाल में और आसाम में और सिक्किम और भूटान की तरफ, मतलब ये सब के सब बिल्कुल अनिश्चित थे। और कुछ टेरिटरी हमारी एक आध वो क्लेम करते थे और हमारी कुछ उनके पास में थी। तो ये बॉर्डर एग्रीमेंट शेख हसीना ने करवाया। तो अगर उसमें कोई खामी अब इस वक्त आई तो स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। अगर तो एक तो हम ये चाहेंगे, दूसरे हम ये चाहेंगे कि हमारी जो व्यापार की जितनी भी लिंकेजेज हैं उनके साथ में वो बनी रहें। ये हम चाहेंगे कि शांतिपूर्ण संबंध बनते रहें। ये हम चाहेंगे कि वो हमारे
विरोध में कोई अपनी आंतरिक या वैदेशिक नीति कोई नहीं अपनाए। हमको अपना समझ के, अपना साथी समझ करके और आगे बढ़ें, क्योंकि हमारे दिल में बांग्लादेश के लिए जगह वही रहेगी। हमने बांग्लादेश की व्युत्पत्ति में थोड़ा बहुत साथ दिया था, वो उसका आभार माने ना माने, लेकिन हमको बांग्लादेश एक देश के रूप में बहुत प्रिय है। और जी बांग्लादेश की और शेख हसीना और शेख मुजीबुर रहमान ने दोनों ने बांग्लादेश को हमसे बहुत नज़दीक रखा था। लेकिन हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि जब खालिदा जिया आई थी तो उन्होंने भारत से सारे संबंध तोड़ दिए थे, ऐसा नहीं हुआ कभी भी। ये जरूर है कि उनका झुकाव चीन की तरफ हो गया था। तो अब उसी झुकाव की हम ये चाहते हैं कि वो परिवर्तन उसमें हो जाए। और चीन जी का जहाँ तक प्रश्न है, वो तो कूद कूद के मौके देखता है और यहाँ आ जाएगा। जहाँ जहाँ उसको हिंदुस्तान के लिए वैक्यूम नजर आया, वो वहाँ उसको भरने की कोशिश करेगा। और जी इस वक्त एंटी इंडियन सेंटिमेंट बांग्लादेश में है, ये मैं डिनाई बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। जी जी उसका मैं इसी से एक प्रश्न और होता है, जो एंटी इंडियन सेंटिमेंट है उसका क्या एक कारण ये भी हो रहा है कि शेख हसीना आके भारत में रुकी हैं। हमारे यहाँ से ऑफिशियली लाइन ये है कि हम असाइलम नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब तक वो रुकना चाहें रुक सकती हैं। उनको कोई जगह नहीं मिल रही, कहाँ वो जाएं, यूके ने मना कर दिया है, उनकी कुछ अपनी समस्याएं हैं, वो कहते हैं वो पहले वहां आ जाएं फिर हम देंगे, नहीं देंगे। फिनलैंड की बात हो रही, पोलैंड। तो क्या एक कारण ये भी है कि हम उनको पॉलिटिकल असाइलम इस वजह से नहीं दे सकते हैं कि बांग्लादेश की आवाम हमसे दूर होगी? क्या ये भी एक कारण है उनको पॉलिटिकल असाइलम ना देने का? देखिए, आज की तारीख में शेख हसीना को वो अपना विरोधी मानते हैं। जब वहाँ शेख हसीना की बात छोड़िए, शेख मुजीबुर रहमान जब ताकत में आए तो उनका जो सारा आंदोलन था वो स्टूडेंट्स के आंदोलन से शुरू हुआ, और स्टूडेंट्स की मदद से और स्टूडेंट्स की आवाज़ इतनी ज़बरदस्त हुई कि सारी जनता उनके साथ आने लगी। और जब सारी जनता उनके साथ आने लगी तो देश उनका स्वतंत्र हो गया। आज की तारीख में उन्हीं विद्यार्थियों का अंतर्विश्वास शेख हसीना खो चुकी है। तो ये निश्चित है कि शेख हसीना को भारत में रहना, और भारत में तो उनकी वही इज्जत होगी जो कि हमेशा हुई है। वो शेख मुजीब के साथ में बड़े पारिवारिक संबंध हैं हम लोगों के, तो उन संबंधों का जो असर है उसकी, उनकी आज़ादी से लेकर आज तक उनको हम ज़रूर रेस्पेक्ट करेंगे, उनका सत्कार करेंगे। इसीलिए कहा गया है कि वो जब तक यहाँ रहना चाहें रहें, और अगर कहीं बाहर जाना चाहें तो ज़रूर जाएं। फॉर द मोमेंट वो जहाँ हैं। तो गिला ज़रूर होगी बांग्लादेश को, आपका सवाल सही है। वहाँ की जो एंटी इंडियन और एंटी मुजीब और एंटी शेख हसीना और एंटी अवामी लीग जो इस वक्त की उनकी आवाज़ है और इस वक्त की आत्मा की पुकार है, वो भारत के विरोध में है। लेकिन अगर भारत ने समझदारी से काम लिया और उन लोगों ने भी नई सरकार बनाई और वो बिल्कुल एंटी इंडियन नहीं हुई, तो उनको भी तो ये होगा कि भारत एक हमारा पड़ोसी है। उनको भी तो ये होगा कि अगर वो चीन की तरफ जाना चाहते हैं तो भारत से संबंध तो पूरा नहीं काट सकते। मैं तो सोचता हूँ नहीं काटेगी वो सरकार। अभी तो मैं यही सोचता हूँ। और अगर ऐसा होगा तो हम बड़ी फूंक फूंक के कदम रखेंगे और अपने संबंध उनसे भी अच्छे रखेंगे, और जो सत्कार और जिस आदर से हमको शेख हसीना को भारत में रखना चाहिए वो हम उन्हें ज़रूर देंगे, और उसके लिए उनको सुरक्षा भी देंगे। लेकिन ये निश्चय हमारा नहीं है, निश्चय उनका है कि वो यहाँ रहें तो ठीक रहें और बाहर जाएं तो बाहर जाएं। अगर बाहर जाने की उनको कहीं इजाज़त मिलती है, वीज़ा मिलता है, यूएसए का मिलता है, यूके का मिलता है, यूएई का मिलता है, जहाँ वो जाना चाहती हैं,
तो सऊदी अरेबिया का मिलता है, जहाँ नवाज शरीफ वगैरह चले गए थे। तो ये उनकी अपनी चीज़ है और उनकी फैमिली की बात है, और उनका लड़का तो कह चुका है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसा हो। जी जी, मैं जल्दी जल्दी एक अंतिम प्रश्न कर लूं, और वो प्रश्न लार्जर है, वो कोई बांग्लादेश और इंडिया का नहीं है। आपको क्या नहीं लगता है, इतना लंबा आपका एक्सपीरियंस है, कि किसी भी सक्सेसफुल डेमोक्रेसी, सफल लोकतंत्र के लिए विपक्ष, जो ऑपोजिशन है, वो एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। जब आप उस इंग्रेडिएंट को हटाने की कोशिश करेंगे, आपकी डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं कमजोर होगी। जो एक ताजा उदाहरण बांग्लादेश है। एक लार्जर क्वेश्चन है दुनिया भर के हिसाब से। देखिए, आपने बड़ा मुश्किल सवाल किया है, बड़े प्यार से कह के मैं ये मानता हूँ कि भारत का जो लोकतंत्र है उसे 75 साल हो गए। उसके संविधान को आज का नहीं है, 1950 से चल रहा है, 74वां साल चल रहा है। उसने जड़ पकड़ ली है। इंदिरा जी ने उसको हिलाने की कोशिश की, उन्हें उखाड़ के फेंक दिया गया। ठीक है, कुछ शक व शुबा ये हुआ कि शायद बीजेपी इमरजेंसी तो नहीं डिक्लेयर कर रही है, लेकिन उसी रास्ते पे जाने की कोशिश हो रही है। मैं क्या शक व शुबा की बात कर रहा हूँ। जी जी, बीजेपी मानेगी नहीं उसको, लेकिन ये शक और ये शुबा देश में काफी हिस्सों में था, और उसकी वजह से उन्हें धक्का लगा इलेक्शन में। तो ये डेमोक्रेसी की जीत है। मैंने जो आपसे कहा कि डेमोक्रेसी जड़ पकड़ चुकी है, ये उसका परिणाम है कि लोगों को सिर्फ ये शक हुआ कि हमारी सरकार, जिसको हमने चुन के भेजा था, जिसने संविधान के प्रति न केवल वायदा किया था लेकिन सौगंध खाई थी, वो कुछ ऐसे काम कर रही है उनकी दृष्टि में कि जो संविधान के ना विरोध में ही नहीं है, बल्कि वो संविधान को हटा देने की कोशिश है। संविधान के कुछ प्रोविजंस, जो इक्वालिटी ऑफ, जो प्रीएम्बल है, we the people of India grant to ourselves justice, social, political and economic, and equality of opportunity and status. So every citizen is equal before the law, and every citizen, irrespective of caste, creed and color, has the same rights of freedom, and the fundamental freedoms of India apply to them entirely. And in some cases, even more than to the general public. जब उन्होंने देखा कि ये संविधान का ये प्राविधान थोड़ा खतरे में लगता है, तो उन्होंने जवाब दे दिया। जब इलेक्शन हुआ तो जो सरकार 370 पे थी वो 240 पे आ गई, और अगर दो राज्यों का समर्थन उसको नहीं मिलता तो वो तो सरकार नहीं बना पाते। तो ये हमारी शक्ति है, हमारे संविधान की शक्ति है, और हमारे देश का ये दृढ़ निश्चय है कि हम अपने जनतंत्र को आँच नहीं आने देंगे, और जो भी उसको बत्ती दिखाएगा उसकी उंगली जल जाएगी। ये बिल्कुल मैं ये मान के चलता हूँ। नहीं, बिल्कुल सही। और मैं समाप्त करूंगा, और मुझे हरदम एक चीज लगती है लखन भाई साहब, कि जो भी लोग शहर में रहते हैं, अपने को बुद्धिजीवी कहते हैं, पढ़ा,
उससे ज्यादा इस देश का आम व्यक्ति, आम किसान, उसके पास विवेक ज्यादा है। और उसने एक बार नहीं, उसने जब भी ये बात हुई है, चाहे वो 77 है, चाहे वो उसने उस विवेक का इस्तेमाल किया और उसने ये बताया है पूरी दुनिया को कि हम लोकतंत्र को हमारे हाथ में ज्यादा सुरक्षित और हम लोकतंत्र समझते हैं। और शायद इस यही एक बड़ा आशा है इस देश के लिए कि हमारा आम जन जो है वहां तक लोकतंत्र पहुंच जाए। जैसा आपने कहा कि जड़ें हमारी मजबूत हो चुकी हैं। बहुत बहुत जी, बहुत बहुत। Our nation is a nation of great common sense. Yes, yes, of the common people, especially. Thank you so much. Of the people at large. Yes, yes. Thank you so much, भाई साहब, for giving all this. मेरा अभी भी एक आपका ड्यू है जो हम लोग रशा और उसको जरा एक दिन समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो उसको एक दिन किसी दिन वादा कर रहा हूँ कि एक दिन लखन भाई साहब से उसको ठीक से समझा जाएगा, क्योंकि बिकॉज इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग। एक हमारा बहुत अजीज दोस्त आज हम कहाँ खड़े हैं ये आपसे समझेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत आपको बहुत शुक्रिया।